नमस्कार। और मैं आज आपको सेट नंबर 13 बीपीएससी टीआरई 3 की क्लास 6 to 8 का। चलिए, तो आज हम लोग हिंदी और जीके दोनों करेंगे। सुमन शब्द जो है वह तत्सम है। सुमन शब्द तत्सम शब्द है। जो संस्कृत मूल शब्द हिंदी में प्रयुक्त होता है वह तत्सम कहलाता है। सघन का विलोम विघन, विलोम विलोम के तात्पर्य अर्थ में उल्टा। जो शब्द जो अच्छा बोलता हो के लिए है सुवक्ता, जो कम बोलता है मितभाषी। जो अच्छा बोलता है सुवक्ता, जो कम बोलता है मितभाषी। हाटक सोना का पर्यायवाची है। हाटक किसका पर्यायवाची है? सोना का। सोना का अन्य पर्यायवाची शब्द स्वर्ण, हेम, कंचन, कनक, हिरण्य, सुवर्ण आदि। कपट शब्द पुल्लिंग है। कपट शब्द पुल्लिंग है। विकल्प में वर्चस्व का समानार्थी शब्द है प्रभुत्व। वर्चस्व का समानार्थी शब्द है प्रभुत्व। समान अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द समानार्थी शब्द कहलाते हैं। समान अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द जो है वो समानार्थी शब्द कहलाते हैं। अंधेरे का दीपक मुहावरे का अर्थ इकलौता पुत्र। अंधेरे का दीपक मुहावरा का अर्थ इकलौता पुत्र। आम बोलचाल की भाषा में सांकेतिक रूप में कोई भाव प्रकट करना मुहावरा है। अपनी करनी पार उतरनी कर्म का फल अवश्य मिलता है। अपनी करनी पार उतरनी कर्म का फल अवश्य मिलता है। लोकोक्ति का तात्पर्य है कोई प्रचलित युक्ति जो वक्ता की बड़ी बात को संक्षिप्त रूप में पूर्णतः स्पष्ट करे। लोकोक्ति का तात्पर्य है कोई प्रचलित युक्ति जो वक्ता की बड़ी बात को संक्षिप्त रूप में पूर्णतः स्पष्ट करे। राष्ट्र की आन के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया। स्त्रीत्व शब्द में भाववाचक संज्ञा है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। में लटा अनुप्रास अलंकार है। यह अनुप्रास अलंकार का एक भेद है। तात्पर्य मात्र के भेद से शब्द का अर्थ दोनों की पुनरुक्ति लटानुप्रास अलंकार है। विकल्प में पहर शब्द तद्भव है। पहर का तत्सम रूप प्रहर है। मिथ्या का विलोम सत्य। मिथ्या का विलोम सत्य। सूर्य शब्द का पर्यायवाची शब्द है दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, विभावसु। संत ने युवक को यह समझाने के लिए युवक को क्या करना चाहिए, कांच और दर्पण दिखाया जिससे युवक अपनी आंखों पर लगी चांदी की परत को उतार दे। दर्पण में हम दूसरे को नहीं देख सकते, इस वाक्य का निहितार्थ है दर्पण हमें स्वयं तक सीमित कर देता है। कांच शब्द के लिए मूल पदार्थ विशेषण का प्रयोग किया जाता है। अपनी आंखों पर लगी चांदी की परत को उतार दो। इस वाक्य का निहितार्थ है निष्पक्ष भाव से चीजों, व्यक्तियों और घटनाओं को देखना। निष्पक्ष भाव से चीजों, व्यक्तियों और घटनाओं को देखना। अपनी आंखों पर लगी चांदी की परत को उतार दो, इसमें इसका अर्थ है। कनक शब्द का अर्थ धतूरा, सोना, खजूर, कंचन आदि है। के शब्द का अर्थ है वाल, कंच, कुंतल, अलक आदि। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा भारत के शीर्ष एक राज्य हिमाचल प्रदेश एवं सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से लगती है। लद्दाख की अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं चीन से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा लद्दाख की अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं चीन से लगती है। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आया था। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में आया था। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में 2 जिले कारगिल एवं लेह है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में 2 जिला है, कारगिल एवं लेह। म्यांमार की सीमा भारत के 4 राज्यों में मिलती है। 4 राज्य हैं उत्तर से दक्षिण के क्रम में इस प्रकार: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 देशों चीन, भूटान एवं म्यांमार से मिलती है। नागालैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सिर्फ म्यांमार से मिलती है। नागालैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सिर्फ म्यांमार से मिलती है। मणिपुर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी सिर्फ म्यांमार से मिलती है। मणिपुर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा त्रिपुरा एवं मेघालय की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सिर्फ बांग्लादेश से लगती है। त्रिपुरा एवं मेघालय की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सिर्फ बांग्लादेश से लगती है। असम की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान एवं बांग्लादेश के साथ लगती है। असम की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान एवं बांग्लादेश के साथ लगती है। भूटान के साथ भारत के 4 राज्यों सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम एवं अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। भूटान के साथ भारत के 4 राज्यों सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। खरकई नदी स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदी है। बराकर, बोकारो, कोनार, जमुनी आदि दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं। रिहंद, उत्तरी कोयल, जोहिला, गोपद, कन्हर आदि सोन नदी की सहायक नदियां हैं। पवना नदी परियोजना महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। पवना नदी परियोजना पवना नदी पर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर कर्नाटक राज्य में स्थित है। हिड़क्कल परियोजना घाटप्रभा नदी पर कर्नाटक राज्य में स्थित है।
कोयना परियोजना कोयना नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है। ऊपरी पैनगंगा परियोजना पेनगंगा नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए, खनिज, उसका खान और संबंधित राज्य। जस्ता, जस्ता का खान जावर राजस्थान में, स्वर्ण का हट्टी कर्नाटक में, क्रोमाइट का सुकिंदा उड़ीसा में, पाइराइट का अमझोर बिहार में, पाइराइट का अमझोर बिहार में। छत्तीसगढ़ की सीमा, छत्तीसगढ़ की राज्य की सीमा 7 राज्यों के साथ मिलती है। उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के साथ मिलती है छत्तीसगढ़ की सीमा। चलिए, जनजाति और संबंधित क्षेत्र राज्य। बिरहोर, बिरहोर झारखंड, झारखंड। बिरहोर जनजाति झारखंड। भूटिया सिक्किम, टोंडा तमिलनाडु, सेंटिनेलीज अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में स्थित है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में स्थित है। भुवनेश्वर में बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। भुवनेश्वर में बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। हैदराबाद में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है। श्री गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में स्थित है। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में स्थित है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में स्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में स्थित है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में स्थित है। जयप्रकाश नारायण, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता में, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में। वर्ष 2015 ईस्वी में व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप किया गया। वर्ष 2015 में, सितंबर 2015 में व्हीलर द्वीप का नाम बदल करके डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप किया गया। डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से 150 किलोमीटर पूर्व में ओडिशा तट के निकट स्थित द्वीप है। इस द्वीप का नाम अंग्रेज अधिकारी व्हीलर के नाम पर रखा गया था। सितंबर 2015 में इस द्वीप का नाम पूर्व राष्ट्रपति एवं भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया। डॉक्टर कलाम की मृत्यु 25 जुलाई 2015 में शिलांग में हुई थी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की मृत्यु 25 जुलाई 2015 में शिलांग में हुई थी। डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज मिसाइल टेस्टिंग फैसिलिटीज के लिए प्रसिद्ध है। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में हुई थी। मद्रास महाजन सभा मद्रास प्रेसिडेंसी में स्थापित एक राष्ट्रवादी संगठन था। मद्रास महाजन सभा के संस्थापक नेताओं में प्रमुख नाम पल्लवी रंगैया नायडू, एस रामास्वामी मुदलियार, P आनंद चार्लू, एम राधावाचिरियार एवं G सुब्रह्मण्यम अय्यर थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पूर्व ही भारतीयों के नागरिक अधिकार एवं राजनीतिक मांगों के अनेक संगठन स्थापित हुए थे। ऐसे संगठनों में प्रमुख मद्रास महाजन सभा, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, इंडियन लीग बंगाल एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, लैंड होल्डर सोसाइटी आदि। अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा चंद्रागिरी के शासक से प्राप्त किया था। 1639 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी फ्रांसीसी डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास के पट्टे पर प्राप्त किया था। मद्रास को प्राप्त करने के बाद अंग्रेजों ने वहां पर एक किलाबंद कोठी का निर्माण कराया। इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा। फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजों का मुख्यालय बना। हुगली में फैक्ट्री की स्थापना पुर्तगालियों द्वारा की गई थी। हुगली में प्रथम कारखाना पुर्तगालियों द्वारा 1537 ईस्वी में की गई थी। 1651 ईस्वी में हुगली में अंग्रेजों की फैक्ट्री भी स्थापित हुई। 1655 ईस्वी में डचों ने चिंसुरा में फैक्ट्री स्थापित की थी। चिंसुरा में डच किला को फोर्ट गुत्सुबस कहा जाता था। श्रीरामपुर में सर्वप्रथम डेनमार्क ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था आत्मीय सभा थी। राजा राम मोहन राय द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में की गई।
कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा 1821 ईस्वी में की गई थी। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्मा सभा की स्थापना 28 अगस्त 1828 ईस्वी को की गई थी। ब्रह्मा सभा के बाद में ब्रह्मा समाज के नाम से जाना गया। अभिनव भारत समाज नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना 1904 ईस्वी विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा की गई थी। 1899 ईस्वी विनायक दामोदर सावरकर एवं उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने एक क्रांतिकारी संगठन मित्र मेला की स्थापना नासिक में किया था। 1904 में महाराष्ट्र के विभिन्न कस्बों से आए 200 सदस्यों की बैठक में विनायक दामोदर सावरकर ने मित्र मेला संगठन का नाम बदलकर अभिनव भारत समाज कर दिया। 1906 में विनायक दामोदर सावरकर कानून की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए थे। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि इसी तिथि को वर्ष 1930 में कांग्रेस पार्टी के द्वारा पहली बार स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। वर्ष 1929 का कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में हुआ। 1929 के लाहौर अधिवेशन में संकल्प पारित किया गया कि कांग्रेस का अंतिम उद्देश्य पूर्ण स्वराज को प्राप्त करना है। कांग्रेस का अंतिम उद्देश्य पूर्ण स्वराज को प्राप्त करना है। 1929 में 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा स्वतंत्रता दिवस मनाने के उद्देश्य से देश के विभिन्न हिस्सों में रैलियां निकाली गई थी। ब्रिटिश शासन के द्वारा ऐसी रैलियों एवं समारोहों के विरुद्ध कठोरता दिखाई गई। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस 1947 तक मनाया गया। 26 जनवरी को इस दिन ऐतिहासिक महत्व के कारण ही भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जबकि भारतीय संविधान तैयार करने के कार्य 26 नवंबर 1949 को ही पूर्ण हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1939 से 1945 तक था। प्रथम विश्व युद्ध का समय 1914 से 1918। ब्रिटिश प्रधानमंत्री का नाम एवं कार्यकाल नेविल चेम्बरलेन या 1937 से 40 तक, विंस्टन चर्चिल 1940 से 45, क्लीमेंट एटली 1945 से 1951 तक, विंस्टन चर्चिल 1951 से 1955 तक। दूसरा बार प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री H एक्सीवर्थ 1908 से 1916 तक, डेविड लॉयड 1916 से 1922 तक थे। ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग वर्ष 1917 ईस्वी में नियुक्त किया था। 1917 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन तथा उस पर रिपोर्ट देने के लिए आयोग नियुक्त किया। इस आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर M.E. सैडलर थे। डॉक्टर सैडलर लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति थे। जूनागढ़ देशी रियासत का विलय भारत में जनमत संग्रह द्वारा किया गया था। भारत के विभाजन के बाद भारत के भौगोलिक क्षेत्र में आने वाले 552 रियासतों में 549 देशी रियासतें भारत में आसानी से शामिल हो गई। शेष 3 रियासतों जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर का भारत में विलय करने की काफ़ी दिक्कतें आई। जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई द्वारा और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र द्वारा भारत में मिलाया गया था। ब्रिटिश कालीन भारत के अंतिम चरण में देशी रियासतों की कुल संख्या 565 थी। उपयुक्त में से 130 तथा विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है, अर्थात इस सदन का कोई कार्यकाल नहीं होता है। किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन या किसी राज्य से विधान परिषद का उत्सादन किया जा सकता है। किसी विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है, परंतु विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या 40 से कम नहीं हो सकती। विधान परिषद राज्य विधायिका का उच्च सदन एवं द्वितीय सदन होता है। विधान परिषद सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है। विधान किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति के हस्तांतरण समय जो कर उस संपत्ति पर लगाया जाता है उसे एस्टेट ड्यूटी कहते हैं। भारत में एस्टेट ड्यूटी का अस्तित्व 1953 से 1985 ईस्वी तक था। वर्तमान में भारत में एस्टेट ड्यूटी नहीं है। किसी व्यक्ति के मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति के हस्तांतरण के समय जो कर उस संपत्ति पर लगाया जाता है उसी को एस्टेट ड्यूटी कहते हैं। भारत के विभाजन के बाद भारत के भौगोलिक क्षेत्रों में आने वाले 552 रियासतों में 549 देशी रियासतें भारत में आसानी से शामिल हो गई। शेष 3 कौन? जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। जो जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा और
कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारत में मिलाया गया था। चलिए सेट नंबर 14 का अब हम लोग सिर्फ जीके करेंगे। बरदा पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? बरदा पहाड़ी, कच्छ पहाड़ी, मांडव पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी एवं गिर पहाड़ी गुजरात की प्रमुख पहाड़ियां हैं। बरदा पहाड़ी क्षेत्र को बरदा वन्य जीव अभयारण्य के रूप में घोषणा 1979 ईस्वी में किया गया था। बरदा वन्य जीव अभयारण्य पोरबंदर शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बरदा वन्य जीव अभयारण्य गिर राष्ट्रीय उद्यान से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। गोदावरी डेल्टा एवं कृष्णा डेल्टा की उपस्थिति आंध्र प्रदेश में स्थित है। महानदी डेल्टा ओडिशा में स्थित है। गोदावरी डेल्टा तमिलनाडु में स्थित है। गोदावरी महानदी डेल्टा ओडिशा में, कावेरी डेल्टा तमिलनाडु में, कावेरी डेल्टा तमिलनाडु में पूर्व तटीय मैदान पर उत्तर से दक्षिण के क्रम में उपस्थित डेल्टाएं हैं। महानदी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा एवं कावेरी डेल्टा। गोदावरी एवं कृष्णा डेल्टा के बीच में कोलेरू झील है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कोलेरू झील ताजे पानी की प्रमुख झील है। कोलेरू झील ताजे पानी की प्रमुख झील है। नाथपा झाकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नाथपा झाकरी परियोजना सतलुज नदी पर स्थित है। नाथपा झाकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश में भारत तिब्बत मार्ग पर सतलुज नदी पर स्थित है। नाथपा झाकरी परियोजना मुख्य रूप से जल विद्युत परियोजना है। नाथपा झाकरी परियोजना के मई 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने राष्ट्र को समर्पित किया था। नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना की क्षमता 1500 मेगावाट की और यह देश के महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है। शरावती नदी का मुहाना अरब सागर में स्थित है। शरावती नदी का मुहाना अरब सागर में स्थित है। शरावती नदी कर्नाटक राज्य में बहने वाली एक नदी है। शरावती नदी का बहाव पश्चिम की ओर है। शरावती नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिला के तीर्थहल्की तालुका से है। इस नदी की लंबाई लगभग 128 किलोमीटर है। यह नदी अरब सागर में गिरती है। गरसोपा जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। मैसूर शहर कावेरी नदी के तट पर स्थित है। कर्नाटक राज्य का श्रीरंगपट्टनम तथा मैसूर शहर कावेरी नदी के तट पर स्थित है। तमिलनाडु का तिरुचिरापल्ली तथा तंजावुर शहर कावेरी नदी के तट पर स्थित है। आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा तथा महाराष्ट्र का सांगली शहर कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। महाराष्ट्र का नासिक एवं नांदेड़ शहर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। आंध्र प्रदेश का राजमुंद्री शहर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। भारत की लैटेराइट मृदा साधारणतः लाल रंग की होती है। भारत की लैटेराइट मृदा में मुख्यतः चाय, कहवा, रबड़, सिनकोना, काजू, मसाला आदि की खेती होती है। लैटेराइट मृदा का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहां उच्च तापमान एवं अधिक वर्षा होती है। इस मृदा में लोहे के ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम की उपस्थिति पाई जाती है। भारत में यह मृदा मुख्य रूप से पश्चिमी घाट के पर्वतों के आधार क्षेत्र में एक लंबी पट्टी के रूप में केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र में उपस्थित है। इस मृदा की उपस्थिति ओडिशा के पठारी क्षेत्रों, राजमहल पहाड़ी क्षेत्रों, छोटा नागपुर के पठार, असम के पहाड़ी क्षेत्रों, मेघालय में भी है। काकरापार परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में स्थित है। काकरापार परियोजना एक सिंचाई परियोजना है। ताप्ती नदी पर गुजरात में उकाई जल विद्युत परियोजना भी है। ताप्ती नदी पर गुजरात में उकाई जल विद्युत परियोजना भी है। गुजरात में काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान केरल के कासरगोड में है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कोलकाता में है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में है। अनुपम झील बिहार के कैमूर जिला में स्थित है। अनुपम झील बिहार के कैमूर जिला में स्थित है। कांवर झील बेगूसराय जिला में है। कुशेश्वर झील दरभंगा में है। गोगा बिल झील कटिहार जिला में अवस्थित है। सिमरी बख्तियारपुर झील सहरसा जिला में है। बारैला झील वैशाली जिला में है। मुजफ्फरपुर बम कांड का संबंध 1908 में हुआ था। प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस से है। मुजफ्फरपुर बम कांड जो 1908 में हुआ था, इसका संबंध प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस से है। मुजफ्फरपुर बम कांड 30 अप्रैल 1908 की घटना है। 30 अप्रैल 1908 को दो क्रांतिकारी युवक प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर के जिला जज डगलस किंग्सफोर्ड को मारने के लिए उसी गाड़ी पर बम फेंकने की योजना बनाई।
लेकिन मूलवश 2 अंग्रेज महिलाएं की मृत्यु हो गई। मुजफ्फरपुर बम कांड में मारी गई 2 महिलाओं में वकील कनेडी की पत्नी एवं उसकी बेटी थी। प्रफुल्ल चाकी अंग्रेजों की गिरफ्तारी से बचने के संघर्ष के दौरान 1 मई 1908 को बिहार के मोकामा घाट रेलवे स्टेशन पर गोली मारकर आत्महत्या कर लिया। प्रफुल्ल चाकी। खुदीराम बोस को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर में फांसी दे दी गई। खुदीराम बोस को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था और 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को अंग्रेजों ने फांसी दे दिया था मुजफ्फरपुर में ही। दक्षिण अफ्रीका में रहने के दौरान महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। महात्मा गांधी ने जून 1903 में दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया था। इंडियन ओपिनियन के माध्यम से रंग भेद का विरोध किया जाता था तथा वहां रहने वाले भारतीयों, वहां के मूल निवासियों एवं वहां रहने वाले अन्य गैर यूरोपियनों के नागरिक अधिकारों की मांग की जाती थी। गांधी जी द्वारा इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र निकालने में नटाल कांग्रेस का साथ मिला था। इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन गुजराती, हिंदी, तमिल एवं अंग्रेजी भाषा में होता था। नटाल कांग्रेस के सचिव मनसुख लाल नजर इंडियन ओपिनियन के प्रथम संपादक थे। ब्रिटिश काल में वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन ने की थी। ब्रिटिश काल में वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन ने की थी। अंग्रेज अधिकारी जोनाथन डंकन ने हिंदू दर्शन एवं हिंदू कानून के अध्ययन के उद्देश्य से वाराणसी में 1791 ईस्वी में एक संस्कृत महाविद्यालय के स्थापित कराया। वाराणसी में जोनाथन डंकन द्वारा संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव को तत्कालीन गवर्नर जनरल चार्ल्स कॉर्नवालिस ने स्वीकृति प्रदान किया था। जोनाथन डंकन 1795 से 1811 ईस्वी की अवधि में बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर रहे थे। जोनाथन डंकन के प्रयासों से स्थापित इस संस्कृत कॉलेज का नाम गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज वाराणसी रखा था। बाद में इस कॉलेज का नाम वाराणसी संस्कृत विद्यालय किया गया। पंडित संपूर्णानंद के प्रयासों से इस विद्यालय को विश्वविद्यालय का स्तर 1958 में प्राप्त हुआ। 1974 ईस्वी में इसका नाम संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय किया गया। कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया अखबारों को एनी बेसेंट द्वारा निकाला गया था। थियोसोफिकल सोसाइटी के दर्शन पर आधारित होम रूल आंदोलन के समर्थन एवं विचार प्रसार के लिए एनी बेसेंट ने भारत में कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया समाचार पत्रों का प्रकाशन कराया था। कॉमनवेल्थ साप्ताहिक समाचार पत्र था जबकि न्यू इंडिया दैनिक समाचार पत्र था। न्यू इंडिया दैनिक समाचार पत्र था जबकि कॉमनवेल्थ जो है वो साप्ताहिक था। एनी बेसेंट भारत में पहली बार 1893 ईस्वी में थियोसोफिकल सोसाइटी के विचारों के प्रसार के लिए इस सोसाइटी के प्रतिनिधि के रूप में आई थी। थियोसोफिकल सोसाइटी के दर्शन के प्रचार प्रसार एवं उसके कार्यक्रम के संचालन के क्रम में एनी बेसेंट भारतीय जनमानस की प्रतिनिधि बन गई थी। 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्ष बनाई गई थी। 20 सितंबर 1933 ईस्वी को अडयार मद्रास में एनी बेसेंट की मृत्यु हो गई थी। 20 सितंबर 1933 ईस्वी को अडयार मद्रास में एनी बेसेंट की मृत्यु हो गई थी। मद्रास अडयार। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार का प्रकाशन राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार का प्रकाशन राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया। मिरातुल अखबार का प्रकाशन 1822 ईस्वी में शुरू किया गया था। मिरातुल अखबार का प्रकाशन कलकत्ता से किया गया था। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार के प्रत्येक शुक्रवार को प्रकाशित किया जाता था। मिरातुल अखबार का अर्थ होता है खबरों का आईना। मिरातुल अखबार का अर्थ होता है खबरों का आईना। 19वीं सदी के आरंभिक चरण में ही राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता से बंगला भाषा में साप्ताहिक समाचार पत्र संवाद कौमुदी का प्रकाशन कराया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार के जहानाबाद में जमींदारों ने किसानों की एक सभा पर हमला करवाया था। प्रांतीय किसान सभा द्वारा जहानाबाद में किसानों पर हुए हमले की कड़ी भर्त्सना की गई तथा एक जांच कमेटी गठित की गई। बिहार में प्रांतीय किसान सभा के आंदोलन की बढ़ती लोकप्रियता से जमींदार चिंतित हुए तथा इसके दमन के लिए सरकार पर दबाव डालने लगे थे।
किसान आंदोलन से जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए बिहार में 1932 में यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना की गई थी। इस यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी को कांग्रेस पार्टी का भी समर्थन प्राप्त था, जबकि किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती के आह्वान पर बड़ी संख्या में किसान सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हुए थे। अगस्त 1942 में पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना 11 अगस्त को हुई थी। 11 अगस्त 1942 को विद्यार्थियों का एक जुलूस पटना सचिवालय भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में बढ़ रही थी, जिस पर तत्कालीन जिलाधीश WC आर्चर के आदेश पर पुलिस द्वारा गोली चलाई गई। इस गोलीकांड में 7 छात्र शहीद हुए जो अनेक घायल हुए थे। शहीद 7 छात्रों में उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश कुमार चंद्र झा, देवीपत चौधरी, राम गोविंद सिंह, राजेंद्र सिंह तथा जगपति कुमार थे। 11 अगस्त के गोलीकांड के विरोध में 12 अगस्त को पूरे पटना में बंद का आयोजन हुआ। 12 अगस्त को जगत नारायण लाल की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके तहत संचार सुविधाओं को ठप करने तथा सरकारी कार्यों में अवरोध डालने का निर्णय लिया गया। पहली बार बिरसा मुंडा 1895 ईस्वी में गिरफ्तार किए गए थे। 1 अक्टूबर 1894 ईस्वी को बिरसा मुंडा ने अपने समाज के लोगों को इकट्ठा कर अंग्रेजी शासन से लगान माफी के लिए आंदोलन की शुरुआत किया। अगस्त 1985 में बिरसा मुंडा को अंग्रेजी शासन ने गिरफ्तार कर लिया। बिरसा मुंडा को 1897 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया के शासनकाल के हीरक जयंती के अवसर पर जेल से मुक्त किया गया था। दूसरी बार बिरसा मुंडा को 3 मार्च 1900 ईस्वी को चक्रधरपुर के जंगल ब्रिटिश शासन ने तब गिरफ्तार किया, वह सोए हुए थे। 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा की मृत्यु संदेहास्पद स्थिति में रांची जेल में हो गई। बिरसा मुंडा की मृत्यु का कारण हैजा होना बताया गया था। राष्ट्रपति द्वारा कुछ दशाओं में किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाया जा सकता है। इस बात का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया है। सदनों में अभिभाषण करने और उनको संदेश भेजने के राष्ट्रपति के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 86 में है। राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण का उल्लेख अनुच्छेद 87 में है। गोविंद नारायण सिंह बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। गोविंद नारायण सिंह फरवरी 1988 से जनवरी 1979 की अवधि में बिहार के राज्यपाल रहे हैं। गोविंद नारायण सिंह विनोदानंद झा फरवरी 1961 से 1963 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। विनोदानंद झा। गोविंद नारायण सिंह राज्यपाल रहे हैं 88 से 89 तक। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल 1 जनवरी 1968 से 22 जनवरी 1968 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। बिहार में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की शुरुआत वित्तीय वर्ष 2011-12 से हुई। बिहार में विधानमंडल सदस्यों के स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की समाप्ति के बाद वित्तीय वर्ष 2011-12 से मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना नामक एक योजना शुरू की गई। इस योजना में विकास विभाग के नियंत्रण में संचालित किया जाता है। मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के संतुलित क्षेत्रीय विकास लाने के आधारभूत संरचनाओं का विकास करना है। यह योजना राज्य के सभी भागों में लागू है। इस योजना के तहत विकास योजनाओं के चयन एवं क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक जिला में जिला चयन समिति का गठन किया जाता है। ऐसे चयन समिति का अध्यक्ष जिला प्रभारी मंत्री होते हैं।